बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज गुल। नाजरीन, एवरी थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो यूके लॉ विद रियाज गुल, जिसमें मैं आपके लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और आपके साथ शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड फैमिली लॉ। नाज़रीन, अगर आपको या आपके किसी अजीज़ को इमिग्रेशन से जुड़ा कोई मसला हो तो आप भी कॉल करके अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन पे नज़र आना शुरू हो जाएगा। अगर आपको इमिग्रेशन लॉ से मुतल्लिक, फैमिली लॉ से या कन्वेंसिंग, इवन पर्सनल जी क्लेम या कोई भी लॉ से मुतल्लिक आपको कॉन्फिडेंशियल या डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि आपको जल्द से रिप्लाई कर सकूँ। तो नाज़रीन, बिला वक़्त के हुए बढ़ते हैं आज की फ़र्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, ऐसा है कि मेरी जो वाइफ है ना वो ब्रिटिश सिटीजन है और मेरे 3 बच्चे हैं वो भी ब्रिटिश सिटीजन है। तो मेरे पास वो 2.5 साल की लीव है, तो मैंने वो स्विच करना चाह रहा था स्पाउस वीज़ा, जिसमें 18,600 इनकम दिखानी होती है। तो सवाल मैंने ये पूछना था, जो मेरे बच्चे ब्रिटिश सिटीजन है क्या उनकी भी इनकम मुझे उनका शेयर दिखाना पड़ेगा? जैसे वो कहते हैं कि अगर एक बच्चा हो तो 22,400 इस तरह वो कैलकुलेट जिस तरह उन्होंने दी हुई है। तो एप्लीकेशन फॉर्म पे लिखा हुआ जी, चिल्ड्रन हु आर ब्रिटिश सिटीजन आर नॉट सब्जेक्ट टू इमिग्रेशन कंट्रोल डू नॉट नीड टू बी कंसीडर्ड व्हेन कैलकुलेटिंग द फ्रंट। मुझे समझ लगी, आप कुछ पूछे छोड़ दीजिए, क्लियर कर दें कि इनका मुझे इनकम का शेयर दिखाना पड़ेगा या नहीं। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल, अगर आपके बच्चे ब्रिटिश नेशनल हैं तो फिर जो आपका थ्रेशोल्ड फॉर द इनकम वो सिर्फ आपकी वाइफ को जो मेंटेनेंस के लिए शो करना पड़ेगा, जो कि इस वक्त 18,600 पाउंड है। अगर आप सेम कंपनी के साथ सेम एम्प्लॉय का काम कर रहे हैं तो आपको सिर्फ लास्ट 6 मंथ का प्रूफ देना होगा कि सेम कंपनी के साथ काम करते हुए जो आपकी ग्रॉस इनकम थी वो 9,300 पाउंड आपने अगर आपने अर्न कर लिए हैं तो यस, बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे आपका नंबर चाहिए, बाद में कॉल करूंगी, तफसील से अपने केस पे बात करूंगी। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया मैडम, क्योंकि सम रेगुलेशन की वजह से हम अपना यहाँ पे नंबर नहीं बता सकते। अगर आपने कोई आपको डिटेल एडवाइस चाहिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस अभी आपको उसी में नजर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ अगर आपने मुझे फाइंड करना हो तो लॉ सोसाइटी की तरफ में जा सकते हैं, जिनसे हम अंडर रेगुलेट हो रहे हैं, क्योंकि जितने भी सोलिसिटर्स होते हैं या जिनके लॉ फर्म्स हैं तो वो हमेशा लॉ सोसाइटी उनको रेगुलेट करती है। तो अगर आप लॉ सोसाइटी की वेबसाइट पे जाएंगे तो बिल्कुल आप मेरा नाम अगर डालेंगे मोहम्मद रियाज गुल तो आप उसको सर्च कर सकते हैं। लेकिन ऑन द रिकॉर्ड या ऑन एयर मैं अपना डिटेल्स नहीं दे सकता। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जनाब, मेरा सवाल 2 छोटे छोटे सवाल हैं, आप अगर उसकी वजाहत प्लीज कर दीजिएगा। जी फरमाइए। एक तो ये है कि मैं अभी फिलहाल टियर 1 जनरल पे यहाँ पे मौजूद हूँ और अगले माह ILR के लिए अप्लाई करूंगा। मेरी वाइफ जो है उन्होंने 6 माह पहले मुझे ज्वाइन किया था यहाँ यूके में, तो उनको आए हुए यहाँ पे बहुत मुख्तसर सा ही अरसा हुआ है और हम दोनों ने साथ एप्लीकेशन करनी है। तो मुझे ये बता दीजिए कि मैं सेट ओ एप्लीकेशन करूंगा तो वाइफ के लिए कौन सा फॉर्म इस्तेमाल किया जाए। और दूसरा सवाल ये है कि हम लोगों ने इन पर्सन एप्लीकेशन करनी है तो क्या दोनों एक साथ कर सकते हैं या पहले मुझे ILR लेना होगा और बाद में वाइफ की एप्लीकेशन करनी है? प्लीज इसकी 2 और आपकी वाइफ का वीजा आपके साथ खत्म हो रहा है? आई थिंक आपने एक और शायद उन्होंने फोन बंद कर दिया। देखिए, अगर आप टियर 1 पे हैं, 5 इयर्स पूरे करते हुए आप अपना इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हैं तो बिल्कुल आप अप्लाई कर सकते हैं सेम डे जाके। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, यू कैन मेक द एप्लीकेशन बाय पोस्ट और बाय सेम डे प्रीमियम सर्विस पे। और जो आपकी वाइफ हैं उनको डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करना पड़ेगा अंडर द FLRM सेट। अब फर्स्ट ये बात है कि अगर आप दोनों इकट्ठे जाते हो तो जब आपको वीज़ा मिलेगा तो उसके बाद आपकी वाइफ है वो भी अप्लाई कर सकती है। लेकिन सेकंड, अगर आप सेम डे जाते हो तब भी, क्योंकि फर्स्ट आपकी एप्लीकेशन कंसिडर होगी वंस यू ग्रांट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन, तो फिर आपकी जो वाइफ है उसकी वीज़ा को उस पर कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन सम टाइम ये देखने में आया कि अगर आप सेम डे जाते हैं, क्योंकि आपको वहाँ पे सिर्फ आपकी एप्लीकेशन को अप्रूव्ड करते हैं
लेकिन जो आपका कार्ड है या जो वीज़ा है वो आपको 3 या 5 दिन के बाद एंडोर्स होके मिलता है। तो इसलिए जो केस वर्कर है वो समटाइम ये कहता है कि जब तक आपको कार्ड जो नहीं है मिलेगा तो आपको वेट करना चाहिए टू मेक द एप्लीकेशन फॉर द डिपेंडेंट। इसलिए बजाय इसके कि आप फीस ज़ाय करें और वहाँ पे जाके फिर उनकी आपके साथ बहस तकरार शुरू हो, बेस्ट ऑप्शन ये है कि फ़र्स्ट अपने अप्लाई करें। जब आपकी एप्लीकेशन सेम डे अप्रूव हो जाए, कार्ड आपको मिल जाए, तो आप वेरी नेक्स्ट डे आप अपनी मिसेस के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन बाय लॉ आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, आप एक दिन जाके दोनों इकट्ठे अप्लाई कर सकते हैं। आपके कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैंने इंडेफिनिट लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई करना है। ठीक। और मैं स्पाउस वीजा पे हूँ अंडर 2 इयर्स रूट। ठीक। तो प्रॉब्लम ये है कि आजकल बहुत सुनने में आ रहा है कि अगर आपकी ड्राइविंग कन्विक्शंस हो तो अगर आप सुनने की छोड़े, आप सवाल पूछें। आपका सवाल क्या है? कोर्ट के प्रोसेस के थ्रू गए हो तो आपको इंडेफिनिट ग्रांट नहीं करते। ठीक। तो इस सिलसिले में आप मुझे बता दें कि इफ कोर्ट आपको पॉइंट्स दे और उसके थ्रू अगर आप जाएं तो आप सिंपल बताएं कि आपको कोई पॉइंट लगे हैं या आपका सवाल क्या भाई? हाँ जी, 6 पॉइंट है मेरे ड्राइविंग लाइसेंस पे और मैंने ILR अप्लाई करना है। किस बेस पे लगे थे 6 पॉइंट आपको? कन्विक्ट हुए हैं। मुझे लगता है कि शायद आपने फोन बंद कर दिया भाई, आप बोल रहे थे सुन नहीं रहे। ओके, मैं शायद जितना मैंने अंडरस्टैंड किया है, मैं ऑन एंड ऑफ अपने पिछले प्रीवियस प्रोग्राम्स में मैं बता चुका हूं कि अगर कोई भी यहाँ पे लिमिटेड लीव टू रिमेन पे हो या वो किसी भी पॉइंट बेस्ड सिस्टम पे हो और वो सेटलमेंट वीज़ा जो कि इंडेफिनिट है उस पर अप्लाई करने जा रहा हो और उसके जो ऑफेंसेस हैं वो माइनर किस्म के या पेनल्टीज हों 5 या 3 या 6, अगर वो सिर्फ किसी ऐसी डेंजरस ड्राइविंग या कोई ड्रिंक एंड ड्राइव या कोई विदाउट इंश्योरेंस वाले मैटर्स पे ना हो तो मोस्ट लाइकली इस चीज़ों को वो बिल्कुल काउंट करते हैं। लेकिन आपका जो एक्सटेंशन या आपका इंडेफिनिट को वो ग्रांट कर देते हैं। लेकिन जब आप नेचुरलाइजेशन की एप्लीकेशन करते हैं, जब ब्रिटिश सिटीजन के लिए अप्लाई करते हैं, तो फिर वहाँ पे एक डायग्राम बना हुआ है कि आप अगर आपका माइनर ऑफेंस है तो 3 साल के लिए, अगर उससे सीरियस है तो 5 ईयर्स के लिए आप पे कैप लग जाता है कि आपको उस टाइम लिमिट के अंदर वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। सो इसलिए आप चेक कर लें, अगर आपने 2 साल जो आपके वीज़े का क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि आपने अगर 2 साल आप इकट्ठे रहे, आपके पास डिफरेंट टाइम के ओकेजन्स के डिफरेंट डिपार्टमेंट से आपके पास करस्पॉन्डेंस है और साथ ही साथ आपका रिलेशनशिप स्टिल सबसिस्टिंग है और आपने लाइफ एंड टेस्ट पास कर लिया, B1 पास कर लिया, तो यस ऑफ कोर्स आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट इस मैटर में है कि आपको जब एप्लीकेशन करें आपको डिस्क्लोज करना होगा कि यस मुझे ये पॉइंट लगे थे, ये मुझसे प्रॉब्लम हुई थी, ये उसकी कॉपी है, ये उसकी डिटेल्स है, और वो आप कभी भी हाइड या वहाँ पे खामोशी इख्तियार ना करें। आपका साइलेंट रहना या उसको टिक ना करना भी एक हाइड या डिसेप्शन के जुमरे में आता है। सो मेक श्योर करें कि आप उसको डिस्क्लोज करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी एक्चुअली 2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक पहला क्वेश्चन तो मेरे लिए है और दूसरा मेरी फ्रेंड के लिए। जी फरमाइए। पहला ये कि मेरे हस्बैंड जो है ब्रिटिश नेशनल है और यहाँ हम आए हैं 3-4 महीने पहले। ठीक। और 2 मेरे बच्चे मेरे साथ आए हैं, वो जो अंडर 18 थे पहले 9 जुलाई से पहले केस जमा करवाया था और उसके बाद अभी यहाँ आए हुए 5 महीने हो गए हैं। तो पूछना ये कि बच्चे फुल टाइम स्टूडेंट अगर ना हो, क्योंकि फीस बहुत ज्यादा इंटरनेशनल चार्ज कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि इंडेफिनिट लीव के लिए हम 2 साल के बाद करेंगे, लेकिन ये पूछना है कि अगर वो फुल टाइम स्टूडेंट ना हो तो कोई हर्ज तो नहीं होगा इंडेफिनिट लीव उन्हें मिलने में, या वो काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। दूसरा मेरा ये क्वेश्चन है कि मेरी एक फ्रेंड है, उसको रेफ्यूजी स्टेटस के बाद इंडेफिनिट लीव मिली थी और वो इंडेफिनिट लीव के दौरान उसने पाकिस्तान गई थी और उसके बाद वो वापस आई तो एयरपोर्ट पे उन्होंने रोक लिया उसे और वो उसको आने नहीं दे रहे हैं। तो क्या होगा उसका, कुछ थोड़ा सा बताएंगे? उसने असाइलम किया था, रेफ्यूजी स्टेटस मिला था। अब वो कहाँ पे है? गुजारने के बाद उसने इंडेफिनिट लीव जमा करवाई थी, उसके बाद वो पाकिस्तान गई थी, अब आने में प्रॉब्लम है। अब वो कहाँ पे है? अभी वो पाकिस्तान में है, उन्होंने रोका उसको और फिर पता नहीं अभी क्या होगा। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। जो आपका सेकंड क्वेश्चन है शायद मैं उसका आंसर ऐसे मुझे ना सवाल समझ आ रहा है ना उसके फैक्ट्स का पता है, तो मैं शायद आपको आंसर ना दे सकूं।
नॉर्मली ये मेरे तमाम व्यूवर्स के लिए भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब कोई सवाल पूछते हैं तो एक सवाल से शायद अगर दूसरों को भी फ़ायदा हो रहा हो, तो मैं कोशिश करूँगा कि आपको डिटेल से एडवाइस कर दूँ। लेकिन जब हम यहाँ पे आके अपना साइलम क्लेम करते हैं तो हम ये कहते हैं कि हम वापस नहीं जा सकते, हमारी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, वापस जाएंगे, हमारी लाइफ को थ्रेट है, फिगर ऑफ लाइफ है। अब जब आपको इंडेफिनिट मिला, फ़ौरन आपने ट्रैवल करना शुरू कर दिया, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपका बेसिक क्लेम था वो तो फिर उड़ गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो क्लेम था वो बेसलेस था। सो मेक श्योर करें कि प्लीज़ अगर वाकई आपको कोई प्रॉब्लम है, आपने रिफ्यूजी स्टेटस पे टाइम गुजारा, फिर वो टाइम कम से कम नेशनलिटी पे तो शायद थोड़े से डिफरेंट इफेक्ट होते हैं, लेकिन इंडेफिनिट पे कोई ना कोई प्रॉब्लम आ सकती है। जो आपकी दोस्त को कहाँ रोका मुझे नहीं पता, अगर आप डिटेल से चाहें तो ईमेल कर सकते हैं, मैं शायद आपको मुझे डॉक्यूमेंट्स दिखा दें तो मैं उस पर शायद आपको एडवाइस कर सकूं कि उन्होंने पाकिस्तान में या आपके होम कंट्री में क्यों रोक लिया, या यहाँ पे आई थी वापस भेज दिया, इसमें रीजंस क्या हैं। लेकिन जो आपका मैटर है उसमें मैडम आपने मेरा ख्याल पूछा था कि अगर आप 5 बच्चे जो अगर बच्चे 18 साल से पहले जब अप्लाई करें, उनको वीज़ा मिल जाए, तो फिर सिर्फ ये साबित करना है कि आपने बच्चे स्टिल 2 के 18 साल से अबव हो गए, लेकिन फाइनेंशियली अभी भी वहाँ पे डिपेंड करते हैं, वो या फुल टाइम एजुकेशन कर रहे हैं या कोई और रीज़न है, वो अपने आप को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर नहीं कर सकते। आपको 2 साल का वीज़ा मिला था, 2 साल के बाद जब आपको इंडेफिनिट मिलेगा तो आपके बच्चों को भी यहाँ पे लीव ग्रांट हो जाएगी, एज़ फार एज ये ना हो कि वो फुल टाइम काम करते हैं या वो सेपरेट आपके घर से अलग हो जाएं, तो फिर शायद प्रॉब्लम बन सकती है। वरना अगर आप पे वो डिपेंडेंट हैं तो स्टिल दे कैन अप्लाई फॉर द इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, मैंने ये पूछना था कि मैंने अपनी वाइफ का अप्लाई किया था स्पाउस वीज़ा, उसके बाद इंडेफिनिट स्टे के लिए, ILR के लिए। ठीक। तो 3 माह हो गए, अभी तक कोई जवाब नहीं आया। क्या कितना टाइम और लगेगा इसको? इंडेफिनिट के लिए अप्लाई किया था जी। ठीक है, वेट करें। नॉर्मली 3 माह शायद शो टाइम है, आजकल वैसे 4 से 6 माह लग रहे हैं। अगर 3 माह हुए हैं तो बस थोड़ा सा वेट कर लें, आपने कुछ करना क्या, अभी टू अर्ली है। वरना आप उसको ईमेल कर लें, लेटर लिख लें, अगर खुद किया या आपके सोलिसिटर ने भेजा है तो उन्हें बोलने को लेटर लिख दें। लेकिन मेरे ख्याल में 3 माह बिट अर्ली, अब थोड़ा सा वेट करें 4 माह के बाद, या नॉर्मली 4 से 6 मंथ लगते हैं। तो अगर आप 4 माह से ओवर हो जाए तो फिर आप कॉल करके उनको चेक कर लें कि हमारे एप्लीकेशन में स्टेटस क्या जा रहा है, तो वो आपको इन्फॉर्म कर देंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आमिर बोल रहा हूँ मैनचेस्टर से। जी अमर फरमाइए। सर, सवाल मेरा ये था कि मैं फिलहाल टायर 4 वीज़ा पे हूँ, स्टूडेंट वीज़ा पे। ठीक। और मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है नेक्स्ट ईयर अप्रैल में। ठीक। तो अभी मेरी शादी हुई है ब्रिटिश सिटीजन से, लेकिन उनके जो 6 मंथ्स में जॉब थे वो उनके कंप्लीट होंगे नवंबर दिस ईयर। ठीक। तो वेजेस उनकी ऑलमोस्ट 18,600 अबव हैं। तो वो मैंने आपसे ये पूछना था कि मैं यहीं पे रह के नवंबर में अपना केस सबमिट करवा सकता हूँ? जी बिल्कुल करवा सकते हैं। और दूसरा ये कि एक तो मैंने इंग्लिश लैंग्वेज का वो तो हो गया कोर्स B1 का, और दूसरा स्पाउस वीज़ा के लिए मुझे वो लाइफ इन यूके वगैरह की जरूरत तो नहीं होगी? ठीक। जब आप डिपेंडेंट वीजे के लिए अप्लाई करते हैं तो सिर्फ आपको सिर्फ A1 पास B1 पास करना होगा, जो कि इंग्लिश रिक्वायरमेंट है। लेकिन जो लाइफ इन यूके है, ये जब आप इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करते हैं या नेशनलाइजेशन के लिए अप्लाई करते हैं तब रिक्वायर्ड है। अगर आपने यहाँ से डिग्री या मास्टर नहीं किया तो फिर आपको सिर्फ B1 पास करना होगा, और वो पास करके अपना साल लगा के अप्लाई कर दें, आपको वीज़ा मिल जाएगा। जो सेकंड क्वेश्चन था, जी हाँ, आप यूके में रहते हुए स्टूडेंट हैं, आपके पास वैलिड लीव है, आपने यहाँ पे शादी कर ली, तो इन कंट्री रहते हुए आप अपना डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मुझे ये पूछना था, मैं यहाँ पर वर्क परमिट पे आया था, मुझे इंडेफिनिट मिला है लास्ट ईयर। मेरी फैमिली के साथ में मुझे इंडेफिनिट मिला है। मेरी फैमिली 2011 में यहाँ आई हुई है। मेरी नेशनलाइजेशन नेक्स्ट मंथ ड्यू है। मेरी वाइफ को यहाँ पर 5 साल गुजारना है अपना नेशनलाइजेशन के लिए, या फिर मैं ये कर सकता हूँ कि मैं अपनी नेशनलाइजेशन लेके उसके बाद में वाइफ को 3 साल हो गए होंगे, देन दे कैन अप्लाई फॉर ब्रिटिश पासपोर्ट। ठीक।
बिल्कुल आपने सही डिसाइड किया। अगर आप अपना अप्लाई करते हो या आप इकट्ठे भी, क्योंकि उन्होंने 3 साल, अगर कोई शख्स जहाँ जिसके पास इंडेफिनिट हो या उसके पास ब्रिटिश नेशनलिटी हो, तो दोनों सूरतों में जो उसकी डिपेंडेंट है अगर टोटल 3 साल यहाँ पे गुजार ले और इंडेफिनिट मिलने के 1 साल बाद गुजार ले तो बिल्कुल वो क्वालिफाइड करती है। आपके केस में अगर आप अपनी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन कर दें अकेले या अपने जॉइंट भी कर दें तो दोनों सूरतों में आपकी मिसेस को इंडेफिनिट मिल जाएगा, क्योंकि वो पुराने रूल्स के तहत आई थी और उसके बाद उसने 2 साल पूरे करते हुए इंडेफिनिट मिल गया और 1 साल के बाद वो क्वालिफाइड करती हैं अंडर फैमिली रूट के, वो 3 साल के बाद नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन करें। आपके पास दोनों ऑप्शंस हैं, इकट्ठे अप्लाई कर दें दोनों के लिए या अपना अप्लाई कर दें और मिसेस का बाद में कर दें। आजकल तो इतना फीसेस में कोई डिफरेंस भी नहीं है, इकट्ठे करें या अलग-अलग करें। इसलिए अगर आप थोड़ा सा इंतहाई सेफ खेलना चाह रहे हैं तो वो बेस्ट होगा कि फर्स्ट अपना अप्लाई करें और फिर 3 महीनों के बाद जब आपको मिल जाए नेशनलाइजेशन तो आप अपनी मिसेस का अप्लाई कर दें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। जी रह साहब, एक क्वेश्चन है मेरा। हमें डिस्क्रिप्शनरी लीव मिला था 3 साल पहले ठीक। और 28 जुलाई को एक्सपायर होने वाला है, तो हमें अप्लाई करना होगा 28 जून तक। तो उसमें पहला ही सवाल था कि उसमें कितना टाइम लगेगा हमारा वीजा आने तक, और दूसरी बात ये कि 3 साल और हमें फिर डिस्क्रिप्शनरी लीव मिलेगा, तो इंडेफिनिट के लिए जब हम अप्लाई करेंगे तो उसके कितने अर्से बाद हम पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं? मैं टेलीफोन हैंगअप कर दूं या आपका जवाब इंतजार करूं? आपको 3 साल की डिस्क्रिप्शन लीव मिली थी, अब ड्यू है, आप अप्लाई कर लें एक्सटेंशन के लिए। नॉर्मली अगर आप डिस्क्रिप्शन लीव अप्लाई करते हैं तो तकरीबन 3 माह से 6 माह तक लग रहे हैं। इसमें टाइम स्केल शायद कोई पेट नहीं हो सकता, कुछ भी डिपेंड करता है कि केस वर्कर जिसके पास आपकी फाइल जाती है, अगर उसके पास ज़्यादा रश ना हुआ तो शायद जल्दी, लेकिन थोड़ा सा लेट हो गया। लेकिन नॉर्मली जो टाइम है वो जो एक्सीमेटेड टाइम है वो 3 माह से लेके 6 मंथ है। जो सेकंड क्वेश्चन था, यस ऑफ कोर्स 6 ईयर पूरे करते हुए आप इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करोगे और उसके 1 साल के बाद आप अपनी नेशनलाइजेशन की एप्लीकेशन, जिसको ब्रिटिश नेशनलिटी बोलते हैं, आप अप्लाई कर सकेंगे। इसके लिए अभी तो कोई ऐसी चीज़ नहीं है, लेकिन बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड अप्लाई करें एक्सटेंशन जब 6 साल पूरे हो जाएं और उसके बाद अपना इंडेफिनिट अप्लाई करें, उसके 1 साल के बाद अपनी नेशनलाइजेशन अप्लाई करें। अभी तक तो कोई ऐसा चांस नहीं है कि कोई लॉ चेंज होगा, लेकिन होपफुली यही लॉ आपके लिए अप्लाई होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। जी फरमाइए। जी रियाजी, मैं सनी बोल रहा हूँ। जी मुझे मेरे पास अभी ब्रिटिश पासपोर्ट है। ठीक। तो मैंने अपनी वाइफ और बच्चों का वीजा अप्लाई किया था। ठीक। लास्ट ईयर वो उन्हें वीजा मिल गया और वो दिसंबर में आए यहाँ पर इंग्लैंड में। उन्हें 33 मंथ्स का वीजा मिला है। ठीक। तो अभी मुझे उन्हें 33 मंथ का वीजा मिला है, तो उसके बाद मेरी जो 18,000 मैंने 27,600 मेरी तनख्वाह थी, तो उसके बाद मेरी जो जॉब है वो छूट गई। तो मैं सेल्फ एम्प्लॉयड पे आके मैं आ गया हूँ। तो उसके बाद जब मुझे वीजा अप्लाई करना है इनका 33 मंथ के बाद इंडेफिनिट वीजा, तो उसके लिए मुझे ये 27,000 पाउंड का कंटिन्यू रखना होगा। आपकी मिसेस ने वीजा कब अप्लाई किया था? उन्होंने जुलाई 12 के बाद किया था या पहले किया था? जुलाई 12 के बाद किया था मेरे ख्याल से। ठीक। फिर आपके जो 2.5 साल वाला केस नहीं है, आपका जो है वो 5 साल वाला मैटर है। इसलिए आप जो 33 मंथ का वीज़ा मिलने का मतलब ये है कि 2.5 साल के 2 वीज़े लेने पड़ेंगे, लेकिन वो 33 मंथ इसलिए दिए आपको कि ताकि अगर आपने 3 महीने से प्लान करना हो ट्रेवल करने का तो वो एक ग्रेस टाइम दिया आपको। अब आपके मैटर्स में जब आपका वीज़ा एक्सपायर होने से 28 डेज़ पहले आप अपने वीज़े, अपनी मिसेज और बच्चों के लिए वीज़े की एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे और उसके बाद फिर उनको 2.5 साल का और वीज़ा मिलेगा। तो टोटल जब वो यूके में आई थी उनसे लेके जब यूके में 5 साल गुजार लेंगे तो तब वो क्वालिफाइड करेंगे कि उनको यहाँ पे इंडेफिनिट ग्रांट हो। ये था फर्स्ट पार्ट। अब सेकंड पार्ट, अगर आपकी जॉब छूट गई, आप सेल्फ एम्प्लॉय हो गए, तो जब आपने अपने बच्चों की एक्सटेंशन अप्लाई करनी होगी तो उसके जो लास्ट ईयर है वीज़ा अप्लाई करने से जो पहले 12 महीने होंगे उस वक्त के आपने अपने अकाउंट्स जमा करवाने होंगे HM रेवेन्यू के साथ, और उसमें जो आपकी इनकम है वो जो भी आपकी रिकॉर्ड है, आपने बोला शायद 27,000 आती है, तो वो जो बैंड है वो आपको पूरा करना होगा। अब यहाँ पे 2 क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मल तमाम लोगों के लिए।
अगर तो आप एम्प्लॉय हो तो आपको जो ग्रॉस इनकम है बिफोर द टैक्स उसको काउंट किया जाता है, और अगर सेम एम्प्लॉय के साथ काम कर रहे हो तो आप सिर्फ अगर 6 मंथ की इनकम शो करोगे तो वो मोर देन एनफ है टू मीट द जो फाइनेंस क्राइटेरिया है। लेकिन इसके साथ अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हो तो फिर आपको पूरे साल का टैक्स शो करना पड़ता है कि आपके पूरे साल की इनकम क्या है, या अगर आपने 2 डिफरेंट कंपनी में काम किया या 4 महीने पहले वीज़ा अप्लाई करने से अपने जॉब चेंज कर ली तो फिर आपको ओवर द 12 मंथ का जो इनकम है वो प्रूव करनी पड़ती है। लेकिन साथ ही साथ जो एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर द सेल्फ एम्प्लॉय पीपल, अगर सेल्फ एम्प्लॉय आपने इनकम अपनी इस्टेब्लिश करनी हो या सेल्फ एम्प्लॉय इनकम पे आपने रिलाई करना हो तो उसका मतलब ये है कि आपकी जो टर्नओवर है वो आपकी इनकम नहीं है। ये काफ़ी सारे लोगों में या हमारे स्पेशल क्लाइंट में देखने में है वो सवाल आता है कि लेट्स से कि अगर आप सेल्फ एम्प्लॉय हैं और आपने जो टर्नओवर या आपका जो बिजनेस हुआ है वो 35,000 पाउंड का हुआ है और उसके बाद आपने ट्रैवलिंग का, ऑफिस का, बाकी चीज़ें जो भी हैं वो एक्सपेंडिचर निकाल दिए, उसके बाद जो टैक्सेबल अमाउंट है वो इट शुड बी मोर देन 27,000 जो भी वो बैंड आता है। तो जो टैक्सेबल अमाउंट है जिस पे आपने टैक्स पे करना है वो अमाउंट बेसिकली आपकी काउंट होगी और वो उस क्राइटेरिया में कम से कम फिट आनी चाहिए, क्योंकि जो एम्प्लॉय होता है उसकी भी टैक्सेबल अमाउंट बनती है ग्रॉस इनकम। तो सेल्फ एम्प्लॉय की हमेशा काफ़ी सारे लोगों का, हमारे व्यूवर्स का, कॉलर का, क्लाइंट का हमेशा क्वेश्चन होता है। तो मेरा ख्याल है कि आप लोग समझ गए होंगे कि ग्रॉस इनकम कौन सी सेल्फ एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के लिए, ताकि अगर आप अप्लाई करें आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ रिया साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मैं आपसे थोड़ी बात पहले बता दूं आपको। हम 2005 में इधर आए थे, मेरे 2 बेटे, मेरी वाइफ, हम साथ आए थे विजिटर वीजा पे और ओवर स्टे हो गए। बाद में हमने 2012 में हमने बच्चों का 7 रूल्स में अपने केस डाला था। 2013 में वो लोगों ने रिफ्यूज करके वापस कर दिया। फिर मेरा वकील ने हाई कोर्ट में चैलेंज किया, हमको परमिशन नहीं मिली थी अपील के लिए, तो हाई कोर्ट ने हमें ग्रांटेड कर दिया। फिर हमने, मेरे वकील ने होम ऑफिस को बताया कि हमको ग्रांटेड मिल गई, आप मेरे साथ सेटलमेंट करने के लिए तैयार हैं। तो होम ऑफिस सेटलमेंट करने के लिए रेडी हो गए। वो लोगों ने ऐसा बताया कि हम आपका केस रिकंसिडर करते हैं। ठीक। तो फिर वो लोगों ने हमें 8 एविडेंस हमारे पास मंगवाया कि आपका बच्चा अभी ये पोजीशन में क्या कर रहा है, ये मंगवाया, आप कहाँ का 9 ईयर्स आप कहाँ रुके, सब कुछ मंगवाया था, फोटोग्राफ वगैरह। अब सवाल क्या आपका जी? बिफोर 9 जून पहले भेजना था, भेज दिया। तो अब क्या होगा? मेरे बड़े बेटे को कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा क्योंकि वो अभी रनिंग 19 है। तो हमने केस रखा था 7 ईयर्स का, वो टाइम पे वो अंडर 18 था। तो आपको क्या लगता है मेरा हो जाएगा, क्या होगा, आप बताएंगे प्लीज? आपकी कॉल का शुक्रिया। काफ़ी जो आपने इतना डिटेल्स बताया, ये आपके सर्कमस्टांसेस थे। मैं हमेशा अपने कॉलर से कहता हूँ कि प्लीज़ सवाल पूछा करें, लेकिन हो अब का क्या है कि लॉ क्या कहता है। लॉ ये कहता है कि अगर आपने 7 ईयर्स अपने बच्चों के साथ यहाँ पे गुजार लिए और बच्चों की एज 18 साल से कम है, या अगर बच्चों की एज जो है वो 25 ईयर से कम है और आपने मोस्ट द टाइम जो उनकी लाइफ का ज़्यादा टाइम जो यूके में गुजार लिया, तभी आप क्वालिफाइड करते हैं। लेकिन आपके केस में क्या है कि आपने जब अप्लाई किया था वो 18 साल से कम था और 7 साल भी गुजार लिए थे और उसने अपनी लाइफ का या अपनी जो एजुकेशन का जो पीक टाइम था वो यहाँ पे उसने स्पेंड कर लिया। अब ये आपका आर्गूमेंट बड़ा स्ट्रॉन्ग है कि देखें जो अगर वो अब 18 साल से अबव हो गया, एज से पहले उसने अप्लाई किया था, नंबर 1। नंबर 2, जो उसने 7 साल गुजारे हैं या 8 साल गुजारे हैं वो बड़े उसके लाइफ के बड़े प्राइम टाइम थे कि वो 10 साल से लेके 18 साल तक ये बड़ा बेस्ट टाइम होता है बच्चों की एजुकेशन का। यहाँ पे उसने हर चीज़ को, कल्चर को अडॉप्ट कर लिया, यहाँ की सोसाइटी इकोनॉमिकली वो फिजिकली यहाँ पे एडजस्ट हो गया है। ये सारी चीज़ें अब जो होम ऑफिस है उसको कंसिडर करेगा। आपने JR में गए, कंसेंट ऑर्डर साइन हो गया, आप होम ऑफिस ने कहा हम आपके केस को दोबारा रिकन्सिडर करते हैं, डॉक्यूमेंट्स मांग लिए हैं, आप वेट करें, होपफुली अच्छा रिजल्ट आएगा। अगर नहीं होगा तो बिल्कुल आपके पास स्ट्रॉन्ग और आर्गुएबल केस है, आप इसको अच्छे तरीके से फाइट कर सकते हैं, चैलेंज कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम का छोटी सी ब्रेक का, स्टे विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। नाज़रीन, बढ़ते हैं फर्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो रियाज साहब। जी फरमाइए।
ये यार साहब, मैं ये पूछना चाहता हूँ, मैं यहाँ 2006 में इधर आया था, मैं ओवरस्टे था। अब मैं अपने पार्टनर के साथ रह रहा हूँ 1.5 साल से, और मेरी एक डॉटर भी है, अभी 5 मंथ की जनवरी में बॉर्न हुई थी, तो उसका भी ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो बना लिया था हमने। तो मैंने एप्लीकेशन पाई थी, तो मैं पूछना उसके लास्ट 5 वीक्स को मेरे बायोमेट्रिक्स आने में कितना टाइम लगेगा और एप्लीकेशन का डिसीजन आने में कितना टाइम लगेगा, प्लीज मुझे बता दिए इसके बारे में। थैंक यू वेरी मच। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने अप्लाई कर दिया, अब आपका जो अगर चेक से पे किया या कार्ड से पे किया वो पैसे विड्रॉ करेंगे। उसके बाद नॉर्मली 4 to 8 वीक के अंदर अंदर, 1 महीने से लेके 2 महीने के अंदर अंदर वो आपको बायोमेट्रिक लेटर भेजेंगे कि प्लीज़ ये फिर अपना बायोमेट्रिक दें, और उसके बाद आपका रिज़ल्ट आएगा। लेकिन नॉर्मली अब आप वेट करें, किसी भी वक्त आपको या आपके सोल्सिटर को लेटर आ जाएगा कि आप अपने बायोमेट्रिक दें, और उसके बाद जो डिसीजन है वो नॉर्मली सब केसेस में 4 से 6 माह के अंदर अंदर आ रहा है। आप वेट करें, जो भी डिसीजन होगा वो आपको या आपके सोल्सिटर को इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। आई विश कि आपको वीज़ा मिले ताकि आप अपने लाइफ को एंजॉय कर सकें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो जी फरमाइए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाह रही थी कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो 10 इयर्स बेसिस के ऊपर इंडेफिनिट अप्लाई कर रहे हैं। ठीक, तो क्या मैं उनके साथ अप्लाई कर सकती हूँ इंडेफिनिट के लिए? आपने कब ज्वाइन किया था उसको? हाँ जी, आपने उनको कब ज्वाइन किया था? मैं 3 मार्च 2012 में यहाँ आई हूँ। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। नहीं, आप साथ नहीं अप्लाई कर सकती। जो 10 साल की बेस पे अप्लाई करते हैं वो सिर्फ एप्लीकेंट हैं, उसमें कोई डिपेंडेंट का ऑप्शन नहीं है, क्योंकि आपके हस्बैंड ने यहाँ पे 10 साल के साथ लिए वो क्वालिफाइड करते हैं कि यहाँ पे वो अंडर द लॉन्ग लीगल रेजिडेंसी के तौर पे वो ILR में जाएं। आप उनके डिपेंडेंट के तौर पे अप्लाई करोगी। आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। जब आप वो अप्लाई करें, अगर आपका वीज़ा ख़त्म होने जा रहा है तो आप उनके साथ ही एज ए डिपेंडेंट एप्लीकेशन कर सकती हैं। लेकिन अगर आपके पास वीज़ा हो तो फिर उनकी अकेले की एप्लीकेशन कर दें। जब उनको इंडेफिनिट लग के आ जाएगा तो आप अपने सेम डे जाके भी या बाय पोस्ट बाद में उनके डिपेंडेंट के तौर पे अप्लाई कर सकती हो। लेकिन जो थर्ड ऑप्शन, अगर आपका हस्बैंड अपनी एप्लीकेशन कर दे, आपके पास वीज़ा है, आप अपना करें और उनकी एप्लीकेशन थोड़ी लंबी हो जाए और आपका वीज़ा एक्सपायर होने वाला हो, तो तब भी आप उनको बाद में भी ज्वाइन कर सकती हैं, ये कहते हुए कि मेरे हस्बैंड ने ये अप्लाई किया था, ये उसका क्रोमल लेटर है, अब मेरा वीज़ा एक्सपायर होने जा रहा है, ख़त्म होने जा रहा है, तो मैं अब उनके एज ए डिपेंडेंट के तौर पे अप्लाई कर रही हूँ, तो वो भी कंसिडर हो सकता है। आपके पास 2-3 ऑप्शन हैं, जो चाहे आप उसको ऑप्ट कर सकती हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, मेरे 2 छोटे छोटे सवाल हैं जी। एक तो ये है कि मैं अपने 3 बच्चों के साथ इधर इंग्लैंड में हूँ और मेरा एक बेटा यहाँ बॉर्न हुआ है जो 7 साल का है। ठीक। तो हम सबको डिस्कशन लीव मिली है 2.5 साल की। ठीक। लेकिन सबके कार्ड पे लिखा हुआ है नो पब्लिक फंड अलाउड। मैंने पूछा ये है कि मैं क्या इस बच्चों के कोई बेनिफिट ले सकता हूँ? पहला सवाल। दूसरा, आपको 3 साल की डिस्कशन लीव मिली है? बच्चों को 10 साल पूरे होने के बाद उनको दोबारा डिस्कशन लीव लेनी पड़ेगी? ओके, आपको डिस्कशन लीव मिली है 2.5 साल की या 3 साल की? जी 2.5 साल की। ठीक, अब आप ठीक। तो दूसरा सवाल मेरा जी रियासत ये है कि ये टाइम पूरा 10 साल पूरे होने के बाद मेरे बच्चों को इंडेफिनिट अप्लाई करना पड़ेगा या डिस्कशन लीव ही अप्लाई करनी पड़ेगी? थैंक यू वेरी मच जी। जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था, यस, सब लॉ के मुताबिक उन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि जिनके पास डिस्कशन लीव हो, जो ख़ास तौर पे फैमिली रूट पे हैं, उन्होंने कहा उन्होंने ये उन पे कैब लगा दिया कि आप अपने आप को इस्टेब्लिश करो कि विदाउट स्टेट बेनिफिट अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हो। इसलिए आपको 2.5 साल की लीव मिलेगी। आपने हर दफ़ा जब अप्लाई करना, ये इस्टेब्लिश करना कि यस आप इस पोजीशन में हैं कि अपने आप को मेंटेन कर सकते हो, किसी किस्म का बेनिफिट नहीं ले रहे, और ये सारी चीज़ें पूरी करते हुए 10 साल गुजारने होंगे। जब 10 साल पूरे हो जाएंगे तो 10 साल की बेस पे आपको इंडेफिनिट मिलेगा। लेकिन इंडेफिनिट जिसके पास हो या जिसके पास नेशनलाइजेशन हो या नेशनलिटी हो, उसके पास ओपन वो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता, क्योंकि अब उसके पास लिमिटेड लीव नहीं है। उस वक्त कोई बंदा बेनिफिट ले रहा है, अगर वो इंटाइटल होगा तो यस ऑफ कोर्स वो अप्लाई कर सकता है। अगर वो इंटाइटल नहीं होगा तो आपको बेनिफिट नहीं मिलेंगे। लेकिन एज़ फार एज़ इमिग्रेशन की वजह से कोई बंदा भी अगर वो कोई प्रॉब्लम है या उसकी इनकम कम है या कोई रीजंस है, तो ऑफ कोर्स वो क्वालिफाइड करेगा कि वो बेनिफिट क्लेम कर सके।
जो आपने मेरा ख्याल आई थिंक सेकंड क्वेश्चन अमूमन बोलना शुरू हो गया हूँ आजकल, अगर दिमाग में बिल्कुल आया तो रिप्लाई करूँगा, लेकिन बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ अफगानिस्तान से। जी भाई फरमाइए। तो मैं आया था इधर 2004 में। ठीक। फिर मैंने साइलम किया तो साइलम मेरा रिफ्यूज हो गया था, तो फिर साइलम रिफ्यूज में इसी तरह काम कर रहा था, अपना टाइम गुजार रहा था। फिर मैंने 2009 में लेगेसी केसों में अप्लाई किया, किसी ने मशवरा दिया। फिर 2011 में मेरे को वीज़ा दिया रेजिडेंट परमिट 3 साल का, तो वो अभी ख़त्म होने वाला है। तो वो उसको अभी क्या इंडेफिनिट के लिए अप्लाई करेगा या क्या? आपको 3 साल की डिस्कशन नहीं मिली थी? जी 3 साल का रेजिडेंट परमिट दिया था उन्होंने। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। मेरा ख्याल है खान भाई आपको जो लगता है कि 3 साल की डिस्कशन लीव मिली थी और उसके बाद आपको एक और एक्सटेंशन लेना पड़ेगी जो 3 साल की होगी, ताकि 6 साल पूरे करते हुए आप इंडेफिनिट अप्लाई कर सकेंगे। जो कार्ड है या आपको कार्ड के साथ एक लेटर भी आया था होम ऑफिस की तरफ से जो कि 3-4 पेज का होगा, उस पर क्लियरली एक्सप्लेन किया गया होगा कि कि आप यहाँ पे रहने के क्वालिफाइड नहीं हैं अंडर इमिग्रेशन रूल्स, लेकिन आपके हालात को, आपके सर्कमस्टांसेस को देखते हुए होम ऑफिस ने अपनी डिस्कशन पावर यूज़ करते हुए आपको यहाँ पे एक लिमिटेड लीव दी है विच इज़ कॉल्ड द डिस्कशन लीव। ये आपको 3 साल की है और इसके बाद आपको एक्सटेंशन अप्लाई करना होगी और टोटल 6 साल पूरे करते हुए आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन कर सकते हैं। नाज़रीन, कोई और कॉल लेने से पहले जिस खान साहब से पहले किसी ने सवाल पूछा था, उसके 2 सवाल थे। एक कि क्या वो यहाँ पे ड्यूरिंग द डिस्कशन जो फैमिली रूट 2.5 साल की हैं उससे वो बेनिफिट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। वो बड़ा क्लियर आंसर के बेनिफिट नहीं ले सकते, लेकिन साथ ही उनका जो दूसरा क्वेश्चन था आपका भाई कि क्या 10 साल पूरे करते हुए आपको फर्दर डिस्कशन लीव लेनी होगी या इंडेफिनिट, बिल्कुल मैंने शायद आंसर कर दिया था कि 10 साल पूरे करते हुए आप अपनी इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करेंगे और उसके 1 साल के बाद फिर आपको नेशनलिटी या नेचुरलाइजेशन या ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए आप अप्लाई कर सकेंगे। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, अभी मैं वर्क परमिट पे हूँ Tier 2 पे, लेकिन मुझे 10 साल पूरे हो गए। मैंने पूछना था कि अभी मैं 10 साल के लिए जो एप्लीकेशन भेजूंगा उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, और दूसरा मुझे P60 या अपनी पे स्लिप्स भेजनी पड़ेंगी होम ऑफिस को। बहुत शुक्रिया जी। आपकी कॉल का शुक्रिया। आपने पहले जिस कैटेगरी में भी आए थे फिर स्विच करते करते Tier 2 पे चले गए, अब आपके 10 साल पूरे हो गए। 10 साल के लिए नॉर्मली आपका लाइफ इन यूके टेस्ट और साथ आपने जो इंग्लिश रिक्वायरमेंट है उसमें B1 आइल्स में सर्टिफिकेट जो कि 4 पॉइंट ईच फ्रॉम कंपोनेंट, या फिर अगर आपने यहाँ से डिग्री की है, मास्टर किया है, ग्रेजुएशन की है, या अगर आपने यहाँ से PhD किया है तो किसी भी सर्टिफिकेट को अप्लाई करते हुए आप अप्लाई करेंगे। जो P60 P90 उसकी P60 या वेज रिक्वायरमेंट इस स्टेज पे नहीं है, क्योंकि आप ये क्लेम करने जा रहे हो कि आपने 10 साल यहाँ पे लीगली रहते हुए अब अपना अप्लाई करने जा रहे हो, तो उसकी रिक्वायरमेंट सिर्फ पासपोर्ट है। पासपोर्ट पे ऑटोमेटिकली इस्टेब्लिश हो जाएगा कि आप यहाँ पे 10 साल से रह रहे हैं, आपके पास हमेशा वैलिड लीव थी और जो भी आपके पास वीज़ा होता था, जिस कैटेगरी में भी वीज़ा होता था, आप उसकी तमाम जो कंडीशंस को पूरी कर रहे थे। लेकिन अगर वो मांगेंगे तो आप दे देना, लेकिन आई थिंक इस स्टेज पे कोई रिक्वायर्ड नहीं है। लेकिन अगर आपके पास हैं तो लास्ट 3 माह की वेज स्लिप्स और बैंक में भेज दें साथ, वरना उसकी भी शायद ज़रूरत नहीं है। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब, मैं 2004 में आया था, वर्क परमिट मैंने अप्लाई किया था पाकिस्तान से, तो 5 में रिफ्यूज हो गया था। ठीक। तो उसके बाद मैंने 6 में यहाँ पे आया। कंपनी जिन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था उन्होंने विन करके 6 में मैं आया और मेरी फैमिली जो है 2007 में आई। तो बाद में कानून 5 ईयर का हो गया, तो मुझे कंपनी ने लेटर नहीं दिया। तो यहाँ पे मेरा जो बेटा था वो 2007 अगस्त में आया था, तो अभी वो उसको इस अगस्त में 7 ईयर हो जाएंगे और जो मेरी 2 बेटी हैं वो इधर यूके में बोर्न हुई है। ठीक है। बड़ी बेटी को 6 साल हो गए हैं और छोटी को 4 ईयर हो गया है। अभी मेरा केस जो है कोर्ट ऑफ अपील में है। तो अभी मैंने 7 साल के बिना पे अगर अगस्त में जो एप्लीकेशन डालनी मैंने बच्चे के बिना पे। आपका कोर्ट ऑफ अपील में कौन सा केस है? जी मेरा कोर्ट ऑफ अपील में अभी केस है। किस चीज का?
ये ह्यूमन राइट पे कि मैं जब पहले 4 साल का कानून था जब मैं 2006 में आया यहाँ पे, उसके बाद इन्होंने 5 साल आपका सवाल क्या है? आपका सवाल क्या है आपका? मेरा सवाल ये है सर कि अभी जो 7 साल के बिना पे मैंने एप्लीकेशन डालनी है बच्चे की ह्यूमन राइट पे, जो 7 साल हो गए मेरे बेटे को यहाँ पे, अभी तीनों बच्चे मेरे स्कूल जा रहे हैं। समय लगी। सवाल क्या है? सवाल पूछ रहा हूँ। सवाल इंडेफिनिट मिलेगा या वीजा मिलेगा, या उसमें मुझे पहले यूके लाइफ टेस्ट पास करके देना पड़ेगा सर्टिफिकेट इंग्लिश का कोर्स का क्या? ओके, आपकी कॉल का शुक्रिया। आपके लिए जो मेरी एडवाइस है, आप वेट करें, क्योंकि आपका जो मैटर है वो कोर्ट ऑफ अपील में पेंडिंग है। अब यहाँ पे दो चीज़ें बड़ी ग्रे एरिया है लॉ में। नंबर 1 तो ये है कि जब आपने अप्लाई किया था, आपका जो क्लेम था वो डिफरेंट था। उसका क्लेम ये था कि मैं 4 साल वाले रूट में जाता हूँ, 5 साल वाले में नहीं जाता, क्योंकि उसके बाद आपका जो बेसिक क्लेम था वो वर्क परमिट की बेस पे था। अब आप कहते हो कि मैंने 7 ईयर्स की बेस पे जाना है। मेरे ख्याल में बेस्ट तो शायद आपके सोशल एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन मेरे लिए शायद ये बेस्ट होगा, ये एडवाइस करना अच्छा होगा कि जितना टाइम अगर आपका कोर्ट ऑफ अपील में ज़्यादा लगता है, नंबर 1 वो भी अकाउंट होगा जब डिसीजन आएगा। नंबर 2 ये कि सम टाइम जब आप अपनी सबमिशन डालोगे, अगर उसमें आप एक्सप्लेन कर दो, जो कि बिल्कुल ऑब्वियसली उनके साथ सामने क्रिस्टल क्लियर सामने आ जाएगा कि आपने 7 साल के बच्चों से यहाँ पे टाइम गुजार लिया, सबमिशन में अपने उसके प्रूफ दे दें, बच्चे पढ़ रहे हैं, जो क्लेम आपने होम ऑफिस को करना है वही आप कोर्ट को कर दें। अब बहुत सारे केसेस में कोर्ट इस बात को कंसिडर कर रहा है जो कि लॉ है, क्या उसके मुताबिक आप भी क्वालिफाइड करते हैं कि नहीं करते। लेकिन अगर आप समझें कि आपका केस अगर से पहले रिफ्यूज़ हो जाता है या बाद में रिफ्यूज़ हो जाता है, तो वो जो 7 ईयर्स की बेस पे वो ऑप्शन आपके पास फिर भी अवेलेबल है, क्योंकि जो फर्स्ट केस आपका डिसाइड होगा कोर्ट ऑफ अपील से, वो आपका जो था वो वर्क परमिट वाला था। अब आप कहते हो कि चलो ठीक है, मैंने ए पे अप्लाई किया था, वहाँ पे क्वालिफाइड नहीं करता, लेकिन मेरे पास जो बी कैटेगरी है, जो बी ऑप्शन है, बिल्कुल इस पे मेरे केस को कंसिडर करना चाहिए। आपके पास वो ऑप्शन मेरे ख्याल में ऑलवेज अवेलेबल है टिल कि आप उसको अप्लाई करते हैं, रिफ्यूज़ होता है, एक मसला बनता है। लेकिन बेस्ट आप कोर्ट ऑफ अपील पे वेट करें। अगर सबमिशन डालनी है तो उनको अपनी सबमिशन में डाल दें, लेकिन शायद फ्रेश एप्लीकेशन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से शायद टू अर्ली होगी आपके लिए। डिसीजन क्या आएगा वो डिपेंड करता है, लेकिन अगर अनफॉर्चुनेटली अगर आपको वहाँ पे रिफ्यूज़ हो जाए, फिर यस ऑफ कोर्स आप होम ऑफिस में जाके दोबारा एप्लीकेशन कर दें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। सर जी मेरा आपसे एक क्विक क्वेश्चन है प्लीज। जी फरमाइए। ये है कि मैं अभी जो मेरी करंट लीव है वो अंडर न्यू स्पाउस वीजा है। हाँ जी। तो मैं फर्स्ट फेज मुझे मिला हुआ 2.5 ईयर का, ठीक, जो कि एक्सपायर हो रहा है नेक्स्ट ईयर सितंबर 10 को। ठीक। और मैं इस कंट्री में मुझे 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं नेक्स्ट ईयर सितंबर 25 को। तो मेरा जो करंट लीव होगी, जो वैलिड करंट लीव है, वो एक्सपायर हो रही है 10 साल कंप्लीट होने से 15 दिन पहले, यानी कि 2 वीक्स पहले। ठीक ठीक। तो मैं अब ये सोच रहा था सर कि क्या मुझे दोबारा से इस स्पाउस वीजे ही की एक्सटेंशन अनदर 2.5 साल की करनी पड़ेगी, वेट करूंगा और फिर 10 ईयर्स का करूंगा, या मैं पहले वो कर दूं और फिर इन द मीनवाइल यू नो इट टेक्स टाइम कि वो पहले एक्नॉलेजमेंट भेजते हैं और फिर बायोमेट्रिक, फिर उसी दौरान अगर मेरे 10 साल कंप्लीट हो जाए तो एक और आपके 10 साल कब पूरे हो रहे हैं? आपके 10 साल कब पूरे हो रहे हैं? 25 सितंबर को। दिस ईयर के नेक्स्ट ईयर? या बाय दिस ईयर के नेक्स्ट ईयर? नेक्स्ट ईयर है सर। नेक्स्ट ईयर। पहली बात आपकी कॉल का शुक्रिया, लेकिन मैं दो चीज़ें बताता चलूँ कि जो लॉन्ग रेजिडेंसी 10 ईयर्स की बेस पे अप्लाई करते हैं उनके लिए ये कंडीशन है कि उन्होंने यहाँ पे पॉइंट बेस्ड सिस्टम या लिमिटेड लीव पे टाइम गुजारा हो। आपके केस में मैं शायद अभी पूरी कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीक आपको इस पर अपडेट करूँ, लेकिन अगर ना हुआ तो इन फ्यूचर किसी भी वक्त, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी है, मैं डेफिनेटली आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं अपने प्रोग्राम में आपको एडवाइस कर सकूँ। लेकिन लॉ में ये आता है कि अगर आपको रेजिडेंस परमिट मिल जाता है, जैसे सपोज कर लें 2 लोग तो क्लियर हैं कि अगर आपने यहाँ पे 7 साल 8 साल गुजार लिए, उसके बाद आपने अगर कहीं यूरोपियन स्पाउस के साथ शादी कर ली और उसका वो वीज़ा मिल गया, तो वो टाइम होगा वो आपके 10 साल में काउंट नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 2 के आपने 8 साल गुजार लिए, फिर जब आप यूरोपियन के डिपेंड पे चले जाएं तो फिर आपको उसी कैटेगरी में 5 साल पूरे करते हुए वीज़ा लेना पड़ेगा। अब थोड़ा सा ये ग्रे एरिया है क्योंकि आप भी अब रेजिडेंस परमिट में आ गए हैं। मैं इसमें चेक करके होपफुली आपको नेक्स्ट वीक या फॉलोइंग वीक में एडवाइस करूंगा। लेकिन जो आपका सवाल था कि अगर वो 15 दिन अगर आप क्वालिफाइड करते हुए
तो वो जो अगर 15 दिन शॉर्ट हैं वो एक्सेप्टेबल हैं, क्योंकि 10 साल पूरे होने से अगर 28 डेज पहले आप अपनी एप्लीकेशन कर दोगे तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है एज फार एज जो रूल्स कहते हैं। लेकिन लेट मी चेक, क्या आपका ये जो एज ए डिपेंडेंट टाइम है ये 10 साल के रूट में कंसिडर होगा? अगर होगा तो बिल्कुल आपको फिर एक्सटेंशन अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं होगी। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। रियाज साहब आदाब है, मैं आपसे एक छोटा सवाल पूछना चाहता था। मैं और मेरी वाइफ यहाँ पे करीबन 13 साल से हैं। ठीक। और हमारा भी यहाँ पे कोई स्टेटस नहीं है। ठीक। हमने एप्लीकेशन करी थी ह्यूमन राइट के बेस पे। हमारा बच्चा है जो यहाँ पे अभी 6.5 साल का है, 7 साल का नहीं हुआ है, जो उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो हम अब जुडिशियल रिव्यू में जा रहे हैं। हमारा अभी तक यही है कि जब तक जुडिशियल रिव्यू आएगा हमारा बच्चा 7 साल का हो जाएगा। तो उसके बारे में अगर आप कुछ बता सकें कि क्या आजकल जजेस का रुख है और क्या उसकी जजमेंट्स होती हैं, अगर उसके बारे में कुछ बता सके तो आपका बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया नवाजिश आपके कॉल की। जो जजेस का क्या एटीट्यूड है, जजेस किस तरीके से कंसिडर करते हैं या वो क्या उनके डिसीजंस आ रहे हैं, शायद ये एक डिफरेंट टॉपिक है। लेकिन लॉ ये कहता है कि अगर आप 7 साल के साथ बच्चों के साथ यहाँ पे गुजार लें, बच्चा यहाँ पैदा हो 7 साल का हो जाए या बच्चा आपके साथ फ़ौरन से आए और जहाँ रहते हुए 7 साल हो जाए और उसकी एज 18 ईयर से कम हो, तो आप यहाँ पे फर्दर लीव टू रिमेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसका जो सेकंड इसके साथ क्लोज है वो ये कहती है कि आपने ये भी इस्टेब्लिश करना है कि आप अपने होम कंट्री में या बैक टू रिटर्न अपने कंट्री में जाके सेटल नहीं हो सकते। थर्ड है कि आपने यहाँ पे रहते हुए अपने आप को यहाँ पे इंटीग्रेट कर लिया है सोसाइटी के साथ, कल्चर के साथ, फाइनेंशियली, इकोनॉमिकली, फिजिकली। अब ये 3 प्रिंसिपल जो स्टैंडर्ड्स हैं, काफ़ी इनके जो टेस्ट जो आप समझ लें वो काफ़ी हाई होता जा रहा है। वो कहते हैं कि यस, अगर आप 7 साल यहाँ पे गुजारे लेकिन आपने 30 ईयर्स वहाँ अपने होम कंट्री में गुजारे हैं, आप वापस जाके रह सकते हो, आपकी फैमिली वहाँ पे है। लेकिन ये बिल्कुल नहीं है कि हर केस को रिफ्यूज़ हो रहे हैं या हर केस को वो फेवर में नहीं जा रहा। डिपेंड हो रहा है हालात क्या हैं, इंडिविजुअल वेरी कर रहा है इंडिविजुअल पर्सन के एप्लीकेंट के सर्कमस्टांसेस पे या उसकी क्रेडिबिलिटी पे कि जो वो जाके वहाँ पे विटनेस करते हैं, एविडेंस देते हैं, उसको फिर जज उस हिसाब से कंसिडर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स आपने 7 साल जब पूरे कर लोगे, आप क्वालिफाइड करोगे और मेरी आपको एडवाइस होगी यू मस्ट मेक द एप्लीकेशन। उसमें जो जो प्रूव कि आपने 7 साल में यहाँ पे कुछ अचीव किया, उसके साथ साथ अगर आपने कोई कम्युनिटी के लिए काम किया, कोई वॉलंटियर या कोई आपका कंट्रीब्यूशन हो इस सोसाइटी में या कोई और ऐसी चीज़ें जो समझते हैं कि इससे साबित करने से आपकी जो गुड कैरेक्टर या आपकी कोई और चीज़ें जो पर्सनैलिटी या आपका कोई कंट्रीब्यूशन फॉर द सोसाइटी, फॉर द कल्चर, वो किसी भी तरीके से हो, उन तमाम चीज़ों को अपनी एप्लीकेशन में साथ एडअप करें, साथ लगाएं, ताकि केस वर्क को डिसीजन आपके फेवर में डिसीजन देने में आसानी हो। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। वालेकुम अस्सलाम। रियाज साहब मेरा क्वेश्चन है 2 छोटे छोटे। जी फरमाइए भाई। जी सर, रियाज साहब मैं एक्चुअली हूँ स्पाउस वीज़े पे यूरोपियन, मेरी वाइफ है जो वो यूरोपियन है। तो हुआ कुछ इस तरह कि वो भी काम कर रही है 35 आवर्स, मैं 40 आवर्स कर रहा हूँ। तो उसके जो पहले हस्बैंड में से बच्चे हैं 2, तो उसने अप्लाई किया उनका चाइल्ड बेनिफिट के लिए। तो उन्होंने साथ मुझे भी अपना मेंशन करना पड़ा उस फॉर्म में सारा कुछ। तो उन्होंने साथ हमें वर्किंग टैक्स क्रेडिट और चाइल्ड टैक्स क्रेडिट देना शुरू कर दिए। तो अब मैंने पूछना ये है कि मेरी शादी हुई थी 2012 में ना, मई दिसंबर में। तो मुझे वीज़ा ग्रांट हुआ जून 2013 में। सवाल क्या है आपका? सवाल ये है कि इसका 5 साल के बाद मेरी एप्लीकेशन पे इफेक्ट होगा कि नहीं, और ये भी है कि वो भी काम कर रही है 35 आवर्स 40 आवर्स, मैं भी कर रहा हूँ पर वीक। तो ट्रीटी राइट की बेस में क्या आता है कि ये हमें लेने चाहिए कि नहीं? वो ट्रीटी राइट्स हों या ब्रिटिश राइट्स हों, दोनों ट्रीटी राइट्स मीन्स यूरोपियन ट्रीटी राइट्स या ब्रिटिश रेजिडेंस राइट्स, इन दोनों सूरतों में जो लिमिटेड या डिपेंडेंट वीज़ा है उस पर कोई इतनी स्ट्रिक्ट कंडीशन नहीं है। लेकिन ये बिल्कुल कंसिडर हो रहे हैं जब आप इंडेफिनिट अप्लाई करोगे
कि क्या आपने जो आपका प्रोबेशन पीरियड था जो 5 इयर्स का, क्या इसमें आप अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट किया या नहीं किया। इसलिए मेरी तमाम अपने व्यूअर से, क्लाइंट से एडवाइस होती है कि कोशिश करें कि जब तक आपके पास लिमिटेड लीव टू रिमेन हो या आपके पास डिपेंडेंट वीज़ा हो जो कि एक प्रोबेशन टाइम है, इसका ये जो बेसिकली जो टाइम है, ये प्रोबेशन का मतलब ही ये है कि वो आपको टेस्ट कर रहे हैं, क्या आपका रिलेशनशिप जेन्युइन है, क्या आप अपने आप को मेंटेन अकोमोडेट कर सकते हो, और इसके बाद आप जो गवर्नमेंट है या स्टेट पे बोझ तो नहीं, आप उस पर प्रॉब्लम तो नहीं आ रही, सवाए चाइल्ड बेनिफिट के जो कि एक्चुअल ऑटोमेटिकली राइट बन जाता है बच्चों का। उसके अलावा अगर किसी किस्म का बेनिफिट होगा वो आपकी फ्यूचर एप्लीकेशन में किसी किस्म की प्रॉब्लम पैदा कर सकता है। इसलिए अगर आपके हालात थोड़े से हालात थे ऐसे थे कि आप नहीं कर सकते थे गुजारा या आपको बेनिफिट लेने मजबूरी में लेने पड़े, अब अगर आपके हालात बेहतर हो गए तो कोशिश करें जितनी से जल्दी आप इन चीज़ों को अवॉइड करते हुए अपना टाइम पूरा करें और अपने इंडेफिनिट की एप्लीकेशन करें। आपकी कॉल का शुक्रिया। बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉल की तरफ। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरी जो क्वेश्चन है वो रिलेटेड है ये लॉन्ग रेजिडेंस 10 ईयर के लिए। मैं 2004 में स्टूडेंट वीजे पे आया था, ठीक। फिर मैंने 2007 में IGS के लिए अप्लाई किया था, इंटरनेशनल ग्रेजुएशन स्कीम पे, तो मेरे 1 साल के था। तो जब मैंने 2008 में वो दूसरे साल के एक्सटेंशन के लिए अप्लाई किया तो मेरा वीजा रिफ्यूज हो गया था ऑन द बेसिस ऑफ मेंटेनेंस के मेरे पास तो थे ना वो 800 पाउंड वो 3 मंथ्स के लिए नहीं थे। और जब मैंने एप्लीकेशन डाली थी तो उस वक्त मेरे पास 800 पाउंड थे अवेलेबल मेरे अकाउंट में, तो मेरा उस पर वीजा रिफ्यूज हुआ। तो मैंने अपर ट्राइब्यूनल में भी अपील की और फिर हाई कोर्ट तक गया तो रिफ्यूज हो गया। फिर मैं 16 जुलाई 2009 को मैंने वॉलंटरी कंट्री छोड़ दिया विद इन 28 डेज। मैं वापस पाकिस्तान चला गया। वहाँ फिर मैंने जाते साथ ही विद इन अ वीक मैंने एक फ्रेश एप्लीकेशन डाली, वो थी स्पाउस के लिए, ठीक है सर। फिर मैं वापस आ गया यूके में, मैंने री एंटर्ड हुआ नवंबर 2009 में। जब मैं वापस आया नवंबर 2009 में तो सर फिर मैंने अपने ना एप्लीकेशन डाली स्विच करने के लिए टियर 1 जर्नल के लिए, ठीक। वो मेरी एक्सेप्ट हो गई थी 28 नवंबर 2010 को। अब आपका सवाल क्या है, मैं सारा समझ गया। जब सवाल क्या आपका जी? सर मेरा सवाल ये है कि जो मेरा अपने वो स्टे आउटसाइड यूके था वो उसका ब्रोकन पीरियड में काउंट होगा, लेकिन वो जो मैं बाहर गया था वो मैं होम ऑफिस की मिस्टेक की वजह से गया था, क्योंकि बाद में जब वो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग भी आई हुई है उसके ऊपर, उन्होंने होम ऑफिस ने अपने वेबसाइट पे भी डाला था कि जो मेंटेनेंस की वजह से जिनका IGS रिफ्यूज हुआ था वो री अप्लाई कर सकते हैं, जो कंट्री के बाहर चले गए वो फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हैं। अगर मैं अब 10 साल मेरे पूरे हो रहे हैं इस साल के एंड पे, अगर मैं उसके 10 साल के लिए एप्लीकेशन डालता हूँ तो मुझे क्या वो डिस्क्रिप्शन देंगे, क्योंकि जो मेरा बाहर स्टे हुआ था वो उनकी फॉल्ट थी। ठीक, आपकी कॉल का शुक्रिया। बिल्कुल क्लियर, काफ़ी स्ट्रॉन्ग आर्गुएबल केस है, लेकिन मेरा काम यहाँ पे बैठ के आपको लॉ की एडवाइस करना है, शायद क्योंकि मेरे पास डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं या फैक्ट्स नहीं हैं। लॉ ये कहता है कि अगर आपने 10 साल की बेस पे अप्लाई करना है तो उसकी जो बेसिक प्रिंसिपल है वो आपने अपनी सेम कैटेगरी को या आपने इन कंट्री रहते हुए हमेशा अपनी एक्सटेंशन अप्लाई की हो। उसमें किसी किस्म का यहाँ से वापस जाके वहाँ से फ्रेश एप्लीकेशन करने का कोई ये गैप नहीं आना चाहिए। अगर आपने अप्लाई किया था, रिफ्यूज़ हुआ था, कोर्ट में गए, अपर ट्राइब्यूनल, देन हाई कोर्ट, कोर्ट ऑफ अपील, अगर वहाँ जाके भी अगर आपको रेमडी मिल जाती, आपको वीज़ा मिल जाता, तो जो टाइम आपने सारा गुजारा था बिल्कुल वो काउंट होना था, क्योंकि जो आपका क्लेम था वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। लेकिन अब आपके केस में क्या हुआ कि मिस्टेक आप होम ऑफिस की थी, लेकिन आपने वॉलंटियर लीव कर दिया, जो वो लीव है और दोबारा फ्रेश एप्लीकेशन पे यहाँ पे आना, शायद होम ऑफिस इसकी थोड़ी सी इस पॉइंट को आर्गू करेगा। लेकिन जो आपने कहा कि साथ ही होम ऑफिस ने इस मेंटेनेंस फंड्स वाले मैटर को वेबसाइट पे डाला या उस पर उन्होंने सॉरी की, अपोलोजाई की, अगर ये सारी चीज़ें उनकी प्रिंट आउट, उसका डिटेल सारी निकाल के साथ एप्लीकेशन लगाओगे, अगर आपकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ होगी तो कोर्ट में जाके चैलेंज कर सकते हो। लेकिन नॉर्मली इस तरह के केसेस में प्रॉब्लम आ रही है कि आपका हमेशा इन कंट्री एप्लीकेशन एक्सटेंशन होनी चाहिए। लेकिन अगर आपने दूसरी तरफ कहा कि 2009 से आप यहाँ पे हैं, जो अगर 5 साल आपके पूरे हो रहे हैं, तो बजाय उस केस में जाने के आप अगर इस पे जाएंगे तो शायद आपके लिए ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि अब आपके पास सेटलमेंट रूट पे आप हैं, 5 साल पूरे होने पे आपको इंडेफिनिट यहाँ पे मिल जाना है। तो मेरे ख्याल ये भी बेस्ट कोई बैड आइडिया नहीं होगा कि आप इसको पूरा करते हुए अप्लाई करें। लेकिन मेरी आपको एडवाइस कि आप गो टू द सॉलिसिटर, किसी सोर्स को मिलें ताकि तमाम डॉक्यूमेंट्स दिखाएं, ताकि आपकी कोई फ्यूचर एप्लीकेशन में प्रॉब्लम ना आए।
आपकी कॉल का शुक्रिया। नाजरीन, जैसे मैंने बताया कि अगर किसी को इमिग्रेशन, फैमिली लॉ, कन्वेंसिंग, इवन पर्सनल क्लेम या किसी भी लॉ के मतलब कोई डिटेल या कॉन्फिडेंशियल एडवाइस चाहिए तो हमारा ईमेल एड्रेस की भी नज़र आ रहा है, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मैं कोशिश करूँ आपको अप्लाई कर सकूँ। मेरा और आपका साथ जहाँ तक जिन्होंने हमारे प्रोग्राम में कॉल किया सराहा, उनका शुक्रिया। जिनकी हम कॉल नहीं ले सके उनसे मुलाकात होगी नेक्स्ट थर्सडे ऑन वीनस टीवी 8 to 9 PM। तब तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।